दोस्तों ये फिल्म एक 18 साल के लड़के से शुरू होती है जिसके ऊपर इल्जाम है कि उसने अपने पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी। केस की सुनवाई होती है जिसमें 12 लोग केस की सुनवाई करते हैं और जज के अनुसार इन 12 लोगों की ज्यूरी आखिरी फैसला डिसाइड करेगी। इन 12 लोगों को फैसला करने के लिए एक रूम में भेज दिया जाता है। जब तक फैसला नहीं हो जाता कोई भी इस रूम से बाहर नहीं जा सकता। अगर वे फैसला करते हैं कि लड़का अपराधी है तो उसे फांसी की सजा मिलेगी और अगर लड़का अपराधी नहीं है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद जूरी मेंबर्स को कुछ नंबर के अनुसार बिठाया जाता है। सभी को ये लड़का अपराधी लगता है क्योंकि सारे गवाह और सबूत लड़के के खिलाफ हैं। सब सोचते हैं ये केस जल्दी सॉल्व हो जाएगा और फिर हम सब अपने घर चले जाएंगे। जब वोटिंग होती है तो 11 लोग मानते हैं कि लड़का दोषी है और अपना हाथ खड़ा करते हैं, लेकिन जूरी नंबर 8 अपना हाथ खड़ा नहीं करता। इस बात से बाकी जूरी मेंबर्स परेशान हो जाते हैं क्योंकि वे जल्दी से फैसला करके अपने घर जाना चाहते थे। जूरी नंबर 8 चाहता है कि एक बार फिर से पूरी बात पर चर्चा की जाए क्योंकि ये किसी की जिंदगी का सवाल है। ये बात बाकी जूरी मेंबर्स को अच्छी नहीं लगती क्योंकि सभी मानते हैं कि लड़का दोषी है। फिर एक एक करके सभी जूरी मेंबर्स जूरी नंबर 8 को ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि लड़का दोषी है। अब वो उन बातों को डिस्कस करते हैं जो कोर्ट में हुई थी। पहला गवाह था वो बूढ़ा आदमी जो लड़के के नीचे वाले फ्लैट में रहता था और जिसने दावा किया था कि उसने लड़के को अपने पिता को मारकर भागते हुए देखा था। उसने बताया था कि उसने लड़ाई झगड़े की आवाज सुनी थी और एक चीखती हुई आवाज सुनी जिसमें कोई कह रहा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके बाद धम की आवाज आई जैसे कोई फर्श पर गिरा हो और फिर उस बूढ़े आदमी ने उस लड़के को सीढ़ियों से भागते हुए देखा। दूसरा सबूत है वो चाकू जिससे इस लड़के के पिता का कत्ल हुआ था और वो चाकू उस लड़के ने उसी शाम को खरीदा था। ऊपर वाले फ्लैट से आवाजें सुनने के बाद बूढ़े आदमी ने पुलिस को कॉल किया और जब पुलिस वहां पहुंची, लड़के के पिता के कमरे में गई तो वहां उसकी लाश मिली जिसके दिल में 4 इंच गहरा चाकू गड़ा हुआ था और ये उसके बेटे ने किया था। तीसरा पॉइंट है उस औरत की गवाही जिसने रेलवे ट्रैक की दूसरी तरफ से देखा था कि लड़का अपने पिता को मार रहा था और ये औरत उस लड़के को पहले से ही जानती थी। उस औरत का कहना था कि उसे गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो सामने वाली खिड़की में उसे दिखा कि ये लड़का अपने पिता को चाकू मार रहा है। हालांकि उसी वक्त वहाँ से एक ट्रेन गुजरी थी, लेकिन अदालत में ये साबित हो चुका है कि अगर ट्रेन की लाइट्स बंद हो तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है ये बिल्कुल साफ साफ और अच्छी तरह देखा जा सकता है। जूरी नंबर 8 कहता है कि हमें सबसे पहले उन लोगों के बयान पर ध्यान देना चाहिए जिन्होंने बाप और बेटे के झगड़े की आवाज सुनी थी, लेकिन वो ये नहीं बता सके कि झगड़ा किस बात पर हो रहा है और वे आपस में क्यों लड़ रहे थे। उन्होंने 2 थप्पड़ की आवाजें सुनी और फिर लड़का घर से चला गया। इससे क्या साबित होता है? हो सकता है कुछ लोग इसे हत्या की वजह मान रहे हो, लेकिन ये लड़का अपनी जिंदगी में इतनी बार थप्पड़ खा चुका है कि थप्पड़ खाना इसके लिए आम बात है। तभी जूरी नंबर 7 बताता है कि लड़का क्रिमिनल माइंडेड है। 10 साल की उम्र में उसने अपने टीचर को पत्थर मारा था जिसके लिए उसे सजा मिली। 15 साल की उम्र में उसे सुधार गृह भेजा गया। इस लड़के के नाम कई चोरियां भी हैं और ये चाकू चलाने में माहिर है। पर जूरी नंबर 8 जो लड़के को निर्दोष मानता है वो बोलता है कि अदालत में लड़के का सरकारी वकील बहुत कमजोर था, उसने इसके केस को अच्छे से हैंडल नहीं किया। अब उस चाकू पर चर्चा होती है जिससे लड़के ने अपने पिता की हत्या की थी। दुकानदार का कहना था कि उसने आज से पहले ऐसा चाकू कभी नहीं बेचा। लड़के ने कहा था कि चाकू खरीदने के बाद वो चाकू उसकी फटी हुई जेब से कहीं निकल गया था और उसी रात किसी ने उसी चाकू से उसके पिता की हत्या कर दी। तभी जूरी नंबर 8 अपनी जेब से एकदम वैसा ही चाकू निकालता है जिससे कत्ल हुआ था। सभी लोग उस चाकू को देखकर चकित रह जाते हैं। वो बताता है कि उसने कल रात उस लड़के की बस्ती में जाकर एक दुकान से 15 रुपए में ये चाकू खरीदा। इससे ये साबित होता है कि ये चाकू आसानी से मिल सकता है और इससे दूसरे जूरी मेंबर्स और दुकानदार का दावा गलत साबित हो जाता है। अब एक बार फिर से जूरी मेंबर्स वोटिंग करते हैं। जब वोट गिनी जाती है तो पता चलता है कि किसी ने अपना वोट बदल लिया है। अब 10 लोग मानते हैं कि लड़का अपराधी है और 2 लोग मानते हैं कि वह निर्दोष है। अब चर्चा आगे बढ़ती है। जूरी नंबर 12 पूछता है कि अगर मान लें कि लड़के ने अपने पिता की हत्या नहीं की तो फिर किसने की? जूरी नंबर 8 कहता है कि उसका पिता कोई अच्छा इंसान नहीं था, वो लड़ाई झगड़े में माहिर था। हाल ही में उसने एक आदमी का हाथ तोड़ दिया था और वो जेल भी गया था। हो सकता है कि किसी ने उससे अपना बदला लिया हो। जूरी नंबर 3 कहता है कि हमें उस बूढ़े आदमी की गवाही पर ध्यान देना चाहिए जो उनके कमरे के नीचे रहता है। उसने गवाही दी थी कि उसने लड़के को चिल्लाते हुए सुना, मैं तुझे मार डालूंगा, और 1 सेकंड बाद उसने किसी के गिरने की आवाज सुनी। 15 सेकंड बाद जब वो बाहर गया तो उसने लड़के को भागते हुए देखा। हम उस बूढ़े की गवाही को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो झूठ क्यों बोलेगा।
जूरी नंबर 9 कहता है कि बूढ़े आदमी के पैर पर लकवा था और वो मुश्किल से चल पाता था। बूढ़े के कमरे से सीढ़ियों तक का फासला 50 फीट है और एक आदमी जिसके पैर पर लकवा है वो 15 सेकंड में ये फासला कैसे तय कर सकता है। इसके बाद सभी जूरी मेंबर्स मिलकर एक एक्ट करते हैं जिसमें जूरी नंबर 8 बूढ़े का किरदार निभाता है और 50 फीट की दूरी वो 41 सेकंड में तय कर पाता है। इससे ये साबित हो जाता है कि बूढ़े का दावा गलत हो सकता है। इससे कुछ मेंबर्स का फैसला बदल जाता है और एक बार फिर से वोटिंग की मांग की जाती है। वोटिंग के रिजल्ट से ये पता चलता है कि अब 6 लोग लड़के के पक्ष में हैं और 6 लोग अब भी उसे दोषी मानते हैं। काफी आर्ग्यूमेंट्स करने के बाद माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है और आपस में लड़ाई की नौबत आ जाती है। तर्क वितर्क और बहस के बाद जूरी नंबर 2 चाकू को फिर से देखने की मांग करता है। वो बताता है कि चाकू ऊपर से नीचे की ओर वार के लिए इस्तेमाल किया गया था और लड़के की हाइट उसके पिता से कम है और मुझे नहीं लगता कोई कम हाइट वाला ऐसा कर सकता है। फिर वो कहता है आप में से कोई यहाँ आकर खड़ा हो जाए। वो चाकू को ऊपर से पकड़कर हमला करके दिखाता है कि इस तरह से उस लड़के ने खून किया होगा। तभी उनमें से एक मेंबर कहता है कि इस चाकू को ऐसे नहीं चलाया जाता, ये बटन वाला चाकू है। इस चाकू को ऐसे खोला जाता है और नीचे से वार किया जाता है। अगर कोई ऊपर से वार करता है तो उसे पूरी तरह से अपनी ग्रिप बदलनी पड़ेगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि वो लड़का जो चाकू चलाने में माहिर है वो इस तरह से मर्डर नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक बात और क्लियर हो जाती है कि चाकू चलाने का कोई मास्टर इस तरह कत्ल नहीं करता जिस तरह उस आदमी का कत्ल हुआ था। और ये सब सुनने के बाद मेंबर नंबर 7 अपना वोट बदल देता है। इसके बाद एक बार फिर से वोटिंग की जाती है और वोटिंग का फैसला आता है कि 9 लोग कहते हैं कि लड़का बेकसूर है और 3 लोग कहते हैं कि वो कसूरवार है। अब जूरी मेंबर नंबर 8 3 विपक्षी लोगों से ये बोलता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि लड़के ने कत्ल किया है। जूरी नंबर 4 बोलता है कि आपने काफी अच्छे तर्क दिए हैं पर अभी भी आप उस औरत की गवाही को इग्नोर नहीं कर सकते जो रेलवे ट्रैक की दूसरी तरफ वाली बिल्डिंग में रहती है और उसने गुजरती हुई ट्रेन के डिब्बों की खिड़कियों से देखा था कि उस लड़के ने अपने पिता का कत्ल किया था। अब यहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। कुछ देर बाद मेंबर नंबर 8 जूरी मेंबर 4 से कहता है कि उस औरत के माथे पर भी ऐसे ही छोटे से गड्ढे थे जैसे आपके हैं। इसका मतलब वो औरत चश्मा लगाती है, जिसका मतलब है बिना चश्मे के वो साफ साफ नहीं देख सकती। पर उसने कोट में चश्मा नहीं पहना हुआ था। मतलब जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे कत्ल होते हुए दिखा और उसके पास उतना वक्त ही नहीं था कि वह चश्मा उठाकर पहनती। उसने खून होते हुए देखा होगा लेकिन उसे साफ साफ कुछ भी नहीं दिखा होगा। उसे एक धुंधली सी आकृति दिखी होगी और उसे लगा कि लड़का ही अपने पिता का कत्ल कर रहा है। ये सब सुनने के बाद 3 मेंबर्स ये मान लेते हैं कि लड़का बेकसूर है। उस औरत को कुछ भी साफ साफ नहीं दिखा होगा। अब सिर्फ मेंबर नंबर 3 ये मानता है कि लड़का अभी भी कसूरवार है। वो कहता है कि चाहे मुझे पूरी जिंदगी इसी कमरे में बैठना पड़े लेकिन मेरा फैसला आप नहीं बदल सकते। उस लड़के ने कहा था मार डालूंगा मैं तुझे। ये बात उसने अपने पिता से कही थी, उस पिता से जिसने उसे पैदा किया। मेंबर नंबर 3 भावुक हो जाता है और कहता है कि मेरा भी एक लड़का था और एक दिन उसने मेरे गाल पर 2 थप्पड़ मारे और घर छोड़कर चला गया। उसकी माँ उसके गम में मर गई लेकिन वो उसे देखने तक नहीं आया। मेरा ये अकेलापन मुझे हर रोज मारता है, जिसके घाव उस चाकू से किए घाव से भी गहरे हैं। मुझे इस लड़के में अपने बेटे की छवि दिखती है जिसे मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तभी मेंबर नंबर 8 उसे कहता है कि मुजरिम आपका बेटा नहीं है, वो किसी और का बेटा है और उसे भी जीने का हक है। और फाइनली मेंबर नंबर 3 भी अंत में जाके लड़के को बेकसूर मान लेता है। अब पूरी जूरी की एक ही राय बन जाती है और वो ये फैसला करते हैं कि लड़का बेकसूर है। एक एक करके वो सब उस कमरे से बाहर निकलते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमें ये तो नहीं पता चल पाता कि कातिल कौन है, पर लड़का बेकसूर साबित हो जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए लड़के के पिता को किसने मारा होगा और क्यों। मैं आपसे फिर मिलूंगी।